जय भीम साथियों। मैं नीरजा भारती आपके लिए आज की देश विदेश की ताजा कुछ खास खबरों पर चर्चा लेकर आई हूँ। ये खबर हमारे इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के माध्यम से इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबक के सहयोग से मैं आपसे साझा कर रही हूँ। मेरी तरफ से आपको जय भीम साथियों। आपने नीरजा जी से ठीक सुना है। हाँ जी, तो चलो आज की ताजा खबरों पर चर्चा शुरू करते हैं। ये खबरें देश विदेश के साथ साथ स्थानीय मुद्दों पर भी केंद्रित रहेंगी। आइए सुनते हैं। तो आज बात करते हैं भोपाल की, भारत का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर। ये खबर तो सबने सुनी होगी। हाँ बिल्कुल। और हमारे पास इसी से जुड़े कुछ लेख और रिपोर्ट्स हैं। एक का जिक्र करना चाहूंगा, स्वच्छ शहर अदृश्य संघर्ष, सफाई कर्मियों का शोषण। आज हम इन्हीं के आधार पर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये जो इतनी चमक दमक है, इसके पीछे की असलियत क्या है। हाँ, और ये समझना ज़रूरी भी है क्योंकि एक तरफ तो शहर का इतना बड़ा सम्मान है, बिल्कुल, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनकी मेहनत से ये सब हुआ, वो कहीं कहीं पीछे छूट गए लगते हैं। ये सिर्फ कुछ लोगों की कहानी नहीं है, ये एक पूरे सिस्टम पर सवाल है। सही कहा। मतलब देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में दूसरा स्थान, फिर 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी, वाटर प्लस सिटी सर्टिफिकेशन भी। जी, सुनने में तो बहुत प्रभावशाली लगता है। शहर के लिए बड़ी उपलब्धि है ये। उन लोगों की तरफ देखते हैं जो असल में ये सफाई कर रहे हैं, मतलब सफाई कर्मी, तो तस्वीर थोड़ी कह सकते हैं धुंधली हो जाती है। धुंधली कैसे? मतलब क्या परेशानियां हैं? रिपोर्ट्स के हिसाब से देखें तो पहली बात तो ये कि ज़्यादातर परमानेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। और कमाते कितना है महीने का? कोई 8,200 से 10,000। 8 से 10,000 बस। हाँ, अब आप इसकी तुलना करें मध्य प्रदेश का जो तय कलेक्टर रेट है कुशल श्रमिक के लिए, वो करीब 12,300 रुपए है, और अति कुशल के लिए लगभग 14,000 रुपए। ओ, तो मतलब उन्हें तो जो न्यूनतम तय मजदूरी है वो भी नहीं मिल रही। हाँ, उससे काफी कम है। और ये तो सिर्फ तनख्वाह की बात हुई। और क्या दिक्कतें हैं? जैसे स्थायी नौकरी, पीएफ या हेल्थ इंश्योरेंस, सेफ्टी गियर, ये सब मिलता है? रिपोर्ट्स तो यही कहती हैं कि इनमें से ज्यादातर चीजें हैं ही नहीं। न पक्की नौकरी की सुरक्षा, न कोई ठीक ठाक हेल्थ कवर, न ही काम के लिए जरूरी और सही सेफ्टी उपकरण। अच्छा, सोशल सिक्योरिटी का तो खैर सवाल ही नहीं उठता। तो ये गैप सिर्फ पैसों का नहीं है, ये उनकी रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी जरूरतें, उनके सम्मान से जुड़ा है। एक रिपोर्ट में किसी सफाई कर्मी का जिक्र है। उनकी बात पढ़ के बहुत अफसोस होता है। वो कह रहे थे, हम भी तो इंसान हैं, पर हमारी हालत की किसे फिक्र है। सोचिए, इतनी कम तनख्वाह में 3 बच्चों की पढ़ाई, घर का किराया, राशन पानी, दवा दारू। कैसे करते होंगे? हाँ, कैसे होता होगा। कई घरों में तो पति पत्नी दोनों सुबह से शाम तक यही काम करते हैं, तब भी गुजारा मुश्किल है, कर्ज में डूबे हुए हैं। और देखिए ना विडंबना कैसी है, जो लोग पूरे शहर को साफ सुथरा चमका रहे हैं, वो खुद अक्सर ऐसी बस्तियों में, झुग्गियों में रहने पर मजबूर है जहाँ गंदगी है, खुली नालियाँ हैं। तो ये मामला सिर्फ कम सैलरी का नहीं है, ये एक तरह से सिस्टम का फेलियर दिखाता है। और एक और पहलू जो रिपोर्ट्स उठाती हैं वो ये कि इन कर्मियों में ज़्यादातर दलित समुदायों से आते हैं। अच्छा, हाँ, तो ये कहीं ना कहीं काम के साथ जुड़े गहरे जातिगत विभाजन की तरफ भी इशारा करता है। तो मतलब ये सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं, इसमें सामाजिक और जाति का एंगल भी है। और उनके स्वास्थ्य का क्या? काम में जोखिम तो बहुत होगा। बिल्कुल। क्या निगम को स्पेशल अलाउंस या भत्ता देता है? शायद कानून में ऐसा कुछ है। सुनने में तो यही आया है कि कानून में प्रावधान तो है विशेष भत्ते का, पर दिया नहीं जा रहा। और सेहत का मुद्दा तो और भी ज्यादा चिंता वाला है। स्किन की प्रॉब्लम्स, सांस की बीमारियां, यहाँ तक कि टीबी जैसी सीरियस बीमारियां भी इनमें आम हैं। लेकिन इनका कोई ढंग का रिकॉर्ड नहीं, कोई सर्वे नहीं। मतलब शहर तो साफ हो रहा है, लेकिन उसकी कीमत ये लोग अपनी सेहत से चुका रहे हैं। हाँ, और अपने सम्मान से भी। क्या कोई स्टडी या एक्सपर्ट्स बताते हैं कि भोपाल जैसे शहर में ठीक ठाक जीने के लिए कितना पैसा चाहिए, खासकर ऐसे जोखिम वाले काम के लिए? हाँ, ऑक्सफैम और कुछ लेबर इकोनॉमिस्ट्स का हवाला है रिपोर्ट्स में। उनका कहना है कि भोपाल में अगर इज्जत से बेसिक ज़रूरतें पूरी करते हुए जीना है तो कम से कम 15,000 रुपए महीना तो चाहिए ही। 15,000? हाँ, मिनिमम। और सफाई जैसा काम जिसमें इतना रिस्क है, हेल्थ का भी, सामाजिक तिरस्कार का भी,
उसके लिए तो ये कम से कम 20,000 से 25,000 रुपए महीना होना चाहिए। यहाँ तक कि जो राज्य सफाई कामगार आयोग के अध्यक्ष हैं प्रताप करोसिया जी, उन्होंने भी माना है कि स्थिति ठीक नहीं है और सरकार को कुछ खास मदद करनी चाहिए सोशल जस्टिस के तहत। क्या ये प्रॉब्लम सिर्फ भोपाल की है या भारत में ही है या दुनिया में और जगह भी ऐसा ही है? नहीं, ये काफी फैला हुआ मुद्दा है। एक रिपोर्ट एमनेस्टी इंटरनेशनल की है जिसका जिक्र है, वो पाकिस्तान में भी बिल्कुल ऐसी ही स्थिति बताती है। पाकिस्तान में भी? हाँ, वहाँ भी जो सफाई कर्मचारी हैं, खासकर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं, ईसाई, हिंदू, दलित, वो भी भेदभाव, खतरनाक वर्किंग कंडीशन और कानूनी सुरक्षा की कमी, इन्हीं सब मुश्किलों से जूझ रहे हैं। तो ये एक पैटर्न सा दिखता है कि सफाई कर्मचारियों के मानवाधिकार का मुद्दा दक्षिण एशिया में काफी गंभीर है और अक्सर ये जाति और धर्म के भेदभाव से जुड़ा होता है। बिल्कुल। और सोचिए, जब किसी को न्यूनतम मजदूरी भी ना मिले, जब काम करने की जगह ही अमानवीय हो, तो ये तो सीधे सीधे हमारे संविधान में जो जीने का अधिकार है गरिमा के साथ, आर्टिकल 21। हाँ, आर्टिकल 21 और समानता, सामाजिक न्याय, इन सब का उल्लंघन है ये। तो कुल मिलाकर निचोड़ ये निकलता है इन रिपोर्ट से कि भी भोपाल की स्वच्छता रैंकिंग एक उपलब्धि जरूर है, लेकिन इसकी नींव रखने वाले जो सफाई कर्मी हैं, उनकी अपनी जिंदगी बहुत मुश्किलों और नाइंसाफी से भरी है। शहर की चमक के पीछे एक अनदेखा, अनसुना संघर्ष चल रहा है। सही कहा। और ये हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है कि असल में स्वच्छता का मतलब है क्या? मतलब क्या सिर्फ सड़कें और नालियां साफ होना ही स्वच्छता है, या उन लोगों का जीवन, उनका सम्मान, उनका स्वास्थ्य भी इसमें शामिल है जो ये सफाई करते हैं? क्या कोई शहर सच में स्वच्छ कहला सकता है अगर वो अपने सबसे जरूरी लोगों को ही इंसानियत का दर्जा और न्याय नहीं दे पा रहा? ये एक बड़ा सवाल है सोचने के लिए। नमस्कार, आज हम कुछ ऐसी रिपोर्ट्स और लेख देख रहे हैं जो भारत में जाति के मुद्दे की परतें खोलते हैं। जी। हमारे पास कुछ जमीनी रिपोर्टें हैं, कुछ विश्लेषण हैं और कार्यकर्ताओं के नजरिए भी हैं। हाँ। सवाल ये उठता है कि भाई संवैधानिक सुरक्षा उपाय तो हैं, फिर भी जमीनी हकीकत कई जगहों पर इतनी अलग क्यों दिखती है? बिल्कुल। आज हम फिरोजाबाद के एक दलित पीएचडी स्कॉलर के रोजमर्रा के संघर्ष से लेकर जयपुर में नर्सिंग स्टाफ पर जो विवाद उठा है, हाँ। मध्य प्रदेश का एक दिल दहला देने वाला हत्याकांड और डॉक्टर अंबेडकर की विरासत पर हो रहे हमलों तक, जी। इन सब पर जो जानकारी मिली है उसे समझने की कोशिश करेंगे। और ये भी देखेंगे कि जमीनी स्तर पर प्रतिक्रियाएं क्या हो रही हैं। हाँ, मकसद यही है कि इन अलग अलग मामलों से जो पैटर्न उभर रहा है उसको समझना। तो शुरू करते हैं फिरोजाबाद के गदोरा गांव से। यहाँ डॉक्टर प्रदीप कुमार हैं, दिव्यांग हैं, गणित में पीएचडी हैं, लेकिन उनके घर के पास मतलब जानबूझकर एक नाली रोक दी गई है और हालात बहुत खराब है। अच्छा। दलित बस्ती की नाली का गंदा पानी उनके घर के पास जमा होता है, बारिश में तो घर के अंदर तक आ जाता है। अरे बाप रे। और जैसा डॉक्टर कुमार कहते हैं, ये सिर्फ सफाई का नहीं बल्कि इंसानी गरिमा का सवाल है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे जानबूझकर की गई व्यवस्थागत उपेक्षा, जैसे सही निकासी ना देना, ये अपने आप में एक तरह का, क्या कहते हैं, मौन अत्याचार बन जाता है। मौन अत्याचार सही शब्द है। हाँ, जो छुआछूत को बनाए रखता है। और सूत्रों के मुताबिक वो स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाएं भी वहाँ बेअसर दिख रही हैं। और अधिकारी भी कथित तौर पर जातिगत सोच के कारण कार्रवाई टाल रहे हैं। यानी सुविधाओं से वंचित करना भी एक तरह का उत्पीड़न है। हाँ। अब देखिए, जयपुर में मामला थोड़ा अलग है। ये संस्थागत भेदभाव का लगता है। वहाँ समता आंदोलन समिति है। हाँ, सुना है। उन्होंने सवाई मानसिंह अस्पताल में मीणा समुदाय जो एसटी में आते हैं, उनके नर्सिंग स्टाफ की संख्या कम करने की मांग की है। अच्छा। और इस पर डॉक्टर अंबेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन, अजाक जिसे कहते हैं, हाँ अजाक, जो सरकारी कर्मचारियों के हितों के लिए काम करते हैं, उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि ये मांग संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 का सीधा उल्लंघन है, जो बराबरी का अधिकार देते हैं। बिल्कुल, सरकारी नौकरियों और सार्वजनिक जगहों पर बराबरी और बिना भेदभाव के बर्ताव की गारंटी। अजाक का तर्क है कि ये सिर्फ मीणा समुदाय को निशाना बनाता है और समाज में कड़वाहट घोलता है। और भी कुछ कहा है उन्होंने? हाँ, उन्होंने समिति पर SC/ST कर्मचारियों के खिलाफ नफरत फैलाने और झूठी शिकायतें करने का भी आरोप लगाया है। ये आरोप तो वाकई गंभीर है। और इससे भी ज्यादा विचलित करने वाली घटना वो मध्य प्रदेश के सागर जिले के बरोदिया नोनागिर की है। हाँ, वो मामला तो बहुत ही भयानक है। एक ही दलित परिवार के साथ हिंसा का एक भयानक सिलसिला चला। मारपीट, छेड़छाड़, परिवार के एक सदस्य की पीट कर हत्या। उफ।
फिर मुख्य गवाह की हत्या और उसके बाद गवाह की बहन की भी संदिग्ध मौत, मतलब एक के बाद एक। और इस मामले में जो याचिका दायर हुई है उसमें सीधे एक पूर्व मंत्री और विधायक पर साजिश रचने का आरोप है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, कहा गया है कि गवाहों को धमकाया गया, करोड़ों रुपए में समझौते का दबाव डाला गया। पीयूसीएल की रिपोर्ट तो इसे एक सोची समझी जातीय हिंसा बताती है। और मामला इतना संवेदनशील है कि सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ जज ने भी हाल ही में खुद को इस केस की सुनवाई से अलग कर लिया। ये सब सुनना कितना मुश्किल है। इन भयानक घटनाओं के बीच एक पंजाबी लेख है जो डॉक्टर अंबेडकर की विरासत और अंबेडकरवाद पर हो रहे हमलों पर सोचने को मजबूर करता है। लेखक आज के दौर में दलितों पर हो रहे अत्याचारों की एक लंबी फहरिस्त गिनाते हैं। जय भीम कहने पर पिटाई, घोड़ी चढ़ने पर हमला, मटका छूने पर मौत, हाँ, मंदिर में जाने से रोकना। लिस्ट तो बहुत लंबी है। बिल्कुल। और लेख का निचोड़ ये है कि अंबेडकरवाद सिर्फ जयंती मनाने या नाच गाने का नाम नहीं है। सही बात है। बल्कि ये लगातार हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना है, व्यवस्था को चुनौती देना है। लेखक याद दिलाते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का असल मिशन सामाजिक आर्थिक बराबरी लाना था और नाइंसाफी के खिलाफ संघर्ष। हाँ, निरंतर संघर्ष। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि उन्हें अपने ही समाज के पढ़े लिखे लोगों से निराशा हुई जो सिर्फ अपना पेट भरने में लग गए। असल अंबेडकरवाद तो शिक्षा, संगठन और संघर्ष के रास्ते पर चलना है। और इसी संघर्ष की एक कह सकते हैं राजनीतिक कड़ी शायद बहुजन समाज पार्टी की हालिया गतिविधियों में दिखती है। हाँ, जैसे पंजाब में उनकी पंजाब संभालो मुहिम है, या पटियाला में जो विरोध प्रदर्शन की बात है जी। ये दलितों पर हुए कथित अत्याचारों और प्रशासन की सुस्ती के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिशें लगती हैं। तो कुल मिलाकर ये सारे स्रोत एक ही तस्वीर पेश करते हैं, है ना? बिल्कुल। जाति आधारित भेदभाव आज भी कई रूपों में जिंदा है। कभी सीधी हिंसा, कभी सिस्टम की अनदेखी, तो कभी संस्थाओं के भीतर का पूर्वाग्रह। कानून तो हैं। कानून अपनी जगह है, पर जमीनी हकीकत बदलने के लिए सामाजिक सोच और कानून के अमल में अभी बहुत काम बाकी है। सही कहा। और ये सब सोचने पर मजबूर करता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने जिस सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का सपना देखा था, जिसके लिए उन्होंने वो नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, उसे हकीकत बनाने के लिए आज हमें मतलब निजी तौर पर और सामूहिक तौर पर और क्या करने की जरूरत है? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। इसी सवाल के साथ आज की चर्चा यहीं रोकते हैं। नमस्कार। आज की इस पड़ताल में आपका स्वागत है। हमारे सामने आज कई तरह के स्रोत हैं। कुछ व्यापार जगत की चिंताएं हैं, स्वास्थ्य से जुड़ा एक अहम मामला भी है, और हाँ, विज्ञान की एक अनोखी खोज और कुछ जमीनी स्तर की आवाजें भी। तो कोशिश रहेगी कि इन अलग अलग खबरों को जोड़कर देखें, समझे कि क्या महत्वपूर्ण है इसमें। चलिए शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल, आज के स्रोतों में ना कई पहलू दिख रहे हैं। एक तरफ तो आर्थिक दबाव है, फिर व्यवस्था की जवाबदेही का सवाल भी है, और हाँ, वैज्ञानिक जिज्ञासा भी। देखते हैं ये सब मिलकर क्या तस्वीर बनाते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं भारतीय निर्यातकों की। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के 25% टैरिफ से वो काफ़ी परेशान है, खासकर कपड़ा, समुद्री भोजन और गहनों वाले सेक्टर। वो सरकार से मदद भी मांग रहे हैं, जैसे कि सस्ता कर्ज वगैरह। हाँ, और उनकी चिंता जायज़ भी है। सुनने में यही आ रहा है कि अमेरिकी खरीदार या तो ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं या फिर रोक रहे हैं। अब इसका सीधा असर तो न सिर्फ निर्यात के आंकड़ों पे पड़ेगा, बल्कि नौकरियों पर भी। ये एक गंभीर बात है। और एक बड़ी समस्या ब्याज दरों की भी है। देखिए, भारत में ये 8 से 12% तक चली जाती हैं, जबकि हमारे जो प्रतिस्पर्धी देश है जैसे चीन, वहाँ करीब 3% है, वियतनाम में 4.5%। तो इससे हमारी लागत बढ़ जाती है ना, मुकाबले में टिकना मुश्किल होता है। सही बात है। और जो GTRI है, मतलब ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव, उनका तो अनुमान है कि 2025-26 तक हमारा माल निर्यात 30% तक गिर सकता है। 30%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, इसके पीछे लाखों नौकरियां हैं, परिवार हैं। अच्छा, व्यापार की इन चुनौतियों से आगे बढ़ें तो स्वास्थ्य के क्षेत्र से भी एक ध्यान खींचने वाला मामला आया है। उपभोक्ता आयोग ने फोर्टिस अस्पताल पर 50 लाख का जुर्माना लगाया है इलाज में लापरवाही के लिए। हाँ, ये 2021 का मामला है ना, जिसमें एक मरीज थे हरित शर्मा। उनकी कोविड रिपोर्ट नेगेटिव थी, पर उनकी मृत्यु हो गई थी। हाँ वही। इसमें देखिए, सबसे अहम बात यह है कि मरने से पहले उस मरीज ने खुद लिख कर बताया था
हाँ। कि उनके मेडिकल रिकॉर्ड में कुछ जरूरी जानकारी की टाइपिंग मतलब एंट्री गलत हुई थी और उस पर ध्यान नहीं दिया गया। ओहो। और इसी नोट के आधार पर आयोग ने ये फैसला सुनाया है। तो ये चिकित्सा जगत में जवाबदेही का एक गंभीर सवाल है। बिल्कुल। अच्छा, अब जरा विज्ञान की तरफ चलते हैं। एक बहुत ही अनोखी खोज हुई है भारत में। एक बिल्कुल नया ब्लड ग्रुप मिला है, क्रिब। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। बेंगलुरु के पास एक 38 साल की महिला में पाया गया ये। उनका खून किसी से भी मैच नहीं हो रहा था, यहाँ तक कि उनके परिवार वालों से भी नहीं। कमाल है। जी, ये असल में क्रोमर ब्लड ग्रुप सिस्टम का 21वां एंटीजन है। मामला इतना रेयर था कि यूके की जो इंटरनेशनल ब्लड ग्रुप रेफरेंस लेबोरेटरी है IBRGL, उन्हें भी इसकी पुष्टि करने में 10 महीने लग गए। 10 महीने? हाँ, और क्रिब नाम भी इसीलिए है, CR क्रोमर के लिए, I इंडिया के लिए और B बैंगलोर के लिए। ये खोज दिखाती है कि इंसानी जेनेटिक्स कितने जटिल हैं और क्यों खून चढ़ाने जैसी प्रक्रियाओं में ऐसे दुर्लभ ग्रुप्स की पहचान जरूरी है। बहुत दिलचस्प। अच्छा, अब थोड़ा राजनीतिक गलियारों की तरफ देखें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2024 चुनावों में धांधली का आरोप लगाया है। कह रहे हैं कि चुनाव प्रणाली मर चुकी है। हाँ, उन्होंने कर्नाटक की एक सीट का उदाहरण भी दिया है जहां कथित तौर पर करीब 1.5 लाख वोट फर्जी पाए गए, ऐसा उनका दावा है। और उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास इसका 100% सबूत है। ये गंभीर आरोप हैं या हम बस स्रोत में दी गई जानकारी बता रहे हैं, कोई पक्ष नहीं ले रहे हैं? बिल्कुल। दूसरी तरफ बिहार में भी मतदाता सूची संशोधन यानी SIR प्रक्रिया चल रही है और उसमें 6.5 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए हैं। इनमें मधुबनी, पूर्वी चंपारण जैसे मुस्लिम बहुल जिले भी शामिल हैं। अच्छा। हाँ, चुनाव आयोग का तो कहना है कि ये एक सामान्य प्रक्रिया है, मरे हुए, जगह बदल चुके या डुप्लीकेट वोटरों को हटाने की। लेकिन विपक्ष वो इसे खास समुदायों को निशाना बनाने का आरोप लगा रहा है। यहाँ भी हम सिर्फ दोनों पक्षों की बात रख रहे हैं। ठीक है, अब जरा जमीनी स्तर की खबरों पर आते हैं। सुरक्षा के मोर्चे पर क्या चल रहा है? जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादी विरोधी अभियान अभी जारी है। तीसरे दिन भी 2 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। और असम के कछार जिले से खबर है, वहां BSF जवानों पर पिटाई से एक व्यक्ति निर्मल नमासुद्रा की मौत का आरोप लगा है, जिसके बाद लोगों ने प्रदर्शन भी किया। लेकिन कोई औपचारिक शिकायत हुई है क्या? अभी तक सूत्रों के अनुसार कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं हुई है। अच्छा। और पंजाब में भी कुछ विरोध प्रदर्शनों की खबरें हैं, कर्मचारी नाराज लग रहे हैं। हाँ, पंजाब में कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं। मानसा में पुरानी पेंशन योजना यानी OPS की बहाली के लिए काफ़ी बड़ा प्रदर्शन हुआ। विधायकों के पुतले भी फूंके गए। ये कर्मचारी असल में 2004 में बंद हुई OPS को वापस चाहते हैं और उनका आरोप है कि AP सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया। और भी कुछ संगठन हैं जो विरोध कर रहे हैं। जी, संगरूर में मनरेगा मजदूर यूनियन है जो CITU से जुड़ी है। उन्होंने भी केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों का विरोध किया। उनका आरोप है कि मनरेगा का बजट घटा दिया गया है, 98,000 करोड़ से 86,000 करोड़ कर दिया है और काम के प्रकार भी कम कर दिए। वो कह रहे हैं कि सरकार इस कानून को कमजोर कर रही है। इसके अलावा शिक्षक संगठन और OPS बहाली कमेटी ने भी सरकार को चेतावनी दी है कि उनकी मांगे जैसे OPS, महंगाई भत्ते का बकाया, ये सब पूरी की जाए, वरना वो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। तो ये सब दिखाता है कि लोग अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। तो आज हमने देखा कि कैसे व्यापार पर वैश्विक दबाव है, स्वास्थ्य और विज्ञान में नई चुनौतियां और खोजें भी हैं, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं और जमीनी स्तर पर लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। ये सब एक साथ हो रहा है। बिल्कुल, ये घटनाएं भले ही अलग अलग दिखें, पर इनमें कहीं ना कहीं एक जुड़ाव सा नजर आता है। चाहे वो आर्थिक नीतियों का असर हो या संस्थाओं की जवाबदेही का सवाल या फिर नागरिकों का अपनी बात कहना, सब आपस में जुड़ा हुआ है। और अंत में सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जानकारी के इस तेज बहाव वाले दौर में पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने में हम सब की क्या भूमिका हो सकती है, व्यक्तिगत तौर पर भी और सामूहिक तौर पर भी? इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। साथियों, आपने आज की खास खबरों पर चर्चा सुनी, कैसा लगा आप जरूर बताएं। हाँ, अगर आप भी अपनी किसी भी भाषा में लिखी लिखतों पर चर्चा करवानी चाहें तो आप करवा सकते हैं। बस इसके लिए आपको हमारी मेहनत का कुछ मेहनताना देना होगा। हाँ, ठीक सुना है, आपसे हम फिर से बता रहे हैं।
अगर आप भी अपनी किसी भी भाषा में लिखी लिखतों पर चर्चा करवानी चाहें तो आप करवा सकते हैं। बस इसके लिए आपको हमारी मेहनत का कुछ मेहनताना देना होगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9463601616। आप कॉल कर सकते हैं। आप देखते रहें आपका यूट्यूब चैनल क्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।